Hello students, welcome to Rapid EduHub Online. So we were discussing about second chapter of class 12, that is sexual reproduction in flowering plants. And in my previous lecture I told you about the general structure of flower, the male reproductive unit, formation of pollen grains. So now in this lecture I am going to discuss about the female reproductive unit, that is the gynoecium. The female reproductive unit is known as carpel and the collection of carpel is known as gynoecium. So here first have a look at how a carpel looks like. What are the parts of a carpel? The carpel is divided into three parts. The upper part known as a stigma, which is flat and sticky. I had told you in the general structure of flower that this stigma is flat and sticky. फ्लैट इसलिए होता है ताकि पॉलन ग्रेन इसके ऊपर आसानी से लैंड कर सके, और स्टिकी इसलिए होता है ताकि पॉलन ग्रेन इस पर गिरने के बाद कहीं और ना चले जाएं. तो दैट्स व्हाई दिस स्टिग्मा इज फ्लैट एंड स्टिकी. स्टिग्मा जो है वो लीड करता है इनटू अ हॉलो ट्यूब नोन एज स्टाइल. ये जो ट्यूब है हॉलो है, इसको स्टाइल बोलते हैं, और इसी के थ्रू मेल गैमीट्स जो है वो यहाँ फीमेल गैमीट्स तक पहुँचते हैं. तो ये जो हिस्सा है स्टाइल का नीचे वाला हिस्सा, द बेसल पोर्शन ऑफ द कार्पल इज नोन एज ओवरी. इस ओवरी के अंदर आपको जो रेड कलर से दिख रहा है दिस इज द ओव्यूल, और इसी ओव्यूल के अंदर द फीमेल गैमीट इज प्रेजेंट. तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन लैंड करेगा और यहाँ से स्टाइल से होता हुआ मेल गैमीट नीचे पहुँचता है, और ओव्यूल में जो फीमेल गैमीट प्रेजेंट है उसको जाके फर्टिलाइज करता है. सो हियर वी कैन से दैट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द ओवरी इन द ओव्यूल. नाउ इन केस ऑफ फ्लावर्स देयर मे बी वन कार्पल और मोर देन वन कार्पल. अगर वन कार्पल है, ये एक कार्पल आपको दिख रहा है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये एक कार्पल है. तो अगर एक कार्पल प्रेजेंट है तो दैट कंडीशन इज नोन एज मोनोकार्पिलरी कंडीशन. और अगर एक से ज्यादा कार्पल है, देखिए यहाँ डायग्राम में आपको दो कार्पल दिख रहे हैं, यहाँ भी दो कार्पल्स हैं, यहाँ भी दो कार्पल्स हैं, तो ये तीनों कंडीशन जो है वो मल्टी कार्पिलरी कंडीशन कहलाती हैं. तो देयर आर टू कंडीशंस ऑफ कार्पल, सिंगल है या सिंगल से ज्यादा है, एक से ज्यादा है. तो अगर एक है तो दैट इज मोनोकार्पिलरी, और एक से ज्यादा है तो दैट इज मल्टी कार्पिलरी कंडीशन. अब जहां पर ये मल्टी कार्पिलरी कंडीशन है, यहाँ पे आप देखिए मल्टी कार्पिलरी कंडीशन है, यहाँ पर और यहाँ पर, ये तीनों मल्टी कार्पिलरी कंडीशन है. अब जहां पर ये मल्टी कार्पिलरी कंडीशन है, देखिए यहाँ पर मल्टी कार्पिलरी कंडीशन है, टू कार्पल्स आर प्रेजेंट, और इन दोनों में भी मल्टी कार्पिलरी कंडीशन है. तो यहाँ पर ये देखना है कि कार्पल्स जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं. तो अगर कार्पल्स, यहाँ पे देखिए आप दो कार्पल हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, यहाँ पर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये दोनों अलग अलग हैं, दे आर नॉट फ्यूज्ड. तो द कार्पल्स आर प्रेजेंट, मल्टी कार्पिलरी कंडीशन है, बट द कार्पल्स आर नॉट फ्यूज्ड विद ईच अदर. So this condition of multicarpillary in which the carpels are free, they are not fused with each other, इसको हम बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन. तो ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन. ठीक है. और यहाँ इन दोनों डायग्राम्स में आप देखिए दो कार्पल्स हैं लेकिन दोनों की ओवरी फ्यूज्ड है. ठीक है. यहाँ पर आप देखिए दो कार्पल्स हैं लेकिन दोनों की ओवरी के साथ साथ स्टाइल भी फ्यूज्ड है. ठीक. तो ओवरऑल इन दोनों कंडीशन से हम ये कह सकते हैं कि कार्पस जो है वो कहीं ना कहीं फ्यूज्ड है. तो अगर कार्पल फ्यूज्ड है तो उसको हम बोलते हैं सिन कार्पस कंडीशन. तो दो कंडीशन है यहाँ पे मल्टी कार्पिलरी की, एपोकार्पस कंडीशन जहाँ पर एक से ज्यादा कार्पल्स प्रेजेंट है बट दे आर नॉट फ्यूज्ड विद ईच अदर, दे आर फ्री. और सिन कार्पस कंडीशन है मल्टी कार्पिलरी की जहाँ पर एक से ज्यादा कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं बट दे आर फ्यूज्ड विद ईच अदर. अभी मैंने कार्पल के स्ट्रक्चर में आपको बताया कि द बेसल पार्ट ऑफ कार्पल इज नोन एज ओवरी, और इस ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, एंड इनसाइड द ओव्यूल द फीमेल गैमीट इज प्रेजेंट. तो अब हम पढ़ेंगे कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसा होता है, ओव्यूल अंदर से कैसा दिखता है और इसमें कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं. सो नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम. अब ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम क्यों कहते हैं? मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि मेगास्पोरेंजियम का मतलब होता है, मेगा मीन्स फीमेल, मेगा टर्म जो है वो फीमेल के लिए रेफर होता है, एंड स्पोरेंजियम का मतलब वो जगह जहां पर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. तो फीमेल एंड स्पोरेंजियम मतलब स्पोर्स जहां प्रेजेंट है, इसलिए ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं. The ovule is attached with the placenta by means of this stalk-like structure known as funiculus. जैसे कि फ्लावर है, मैंने आपको बताया था कि फ्लावर का जो बेसल पार्ट होता है उसको पेडिसल कहते हैं, और पेडिसल के ऊपर से फिर जो है वो फ्लावर स्टार्ट होता है,
ठीक उसी तरह से जो बेसल पार्ट है उसको फ्यूनिकुलस कहते हैं, जिसने कि ओव्यूल को प्लासेंटा से अटैच करा रखा है, और फिर यही फ्यूनिकुलस जो है ऊपर जाके ओव्यूल से कनेक्ट होगा। तो द पार्ट ऑफ फ्यूनिकुलस, ये फ्यूनिकुलस है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो द पार्ट ऑफ फ्यूनिकुलस विच इज अटैच विद द ओव्यूल, ये वो पार्ट है फ्यूनिकुलस का जहाँ से फ्यूनिकुलस ओव्यूल से अटैच हुआ है, तो दिस पार्ट इज नोन एज हाइलम। तो हाइलम क्या है? हाइलम वो पार्ट है फ्यूनिकुलस का जो कि ओव्यूल से जाकर अटैच हुआ है। द ओव्यूल इज प्रोटेक्टेड बाय मीन्स ऑफ टू इंटेग्यूमेंट्स, द आउटर इंटेग्यूमेंट एंड द इनर इंटेग्यूमेंट। ये आपको दिख रही है आउटर इंटेग्यूमेंट, और ये ब्लू कलर से आपको दिख रही है इनर इंटेग्यूमेंट, दोनों साइड में। इधर भी देखिए दो इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है, ये इनर इंटेग्यूमेंट है, ये दोनों इनर इंटेग्यूमेंट है, एंड ये वाली जो है ये दोनों आउटर इंटेग्यूमेंट है। तो ओव्यूल में दोनों तरफ से जनरली दो इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होती हैं विच आर देयर फॉर द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। तो इनका काम प्रोटेक्शन होता है इंटेग्यूमेंट्स का। यहाँ डायग्राम में तो आपको दो इंटेग्यूमेंट्स दिख रही हैं, बट जनरली इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज इन अ फ्लावर इनसाइड द ओव्यूल टू इंटेग्यूमेंट्स आर प्रेजेंट। तो देख लेते हैं एग्जांपल्स क्या क्या है। इन केस ऑफ गैमोपेटलस फ्लावर्स, गैमोपेटलस फ्लावर्स का मतलब क्या होता है? आपने क्लास 11th में टर्म पढ़ा होगा गैमोपेटलस। गैमोपेटलस मीन्स द फ्लावर इन विच द पेटल्स आर फ्यूज्ड टुगेदर, पेटल्स जो है वो आपस में जुड़ी रहती हैं, उनको कहते हैं गैमोपेटलस कंडीशन। तो ऐसे फ्लावर्स में एक ही इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होता है एंड दैट कंडीशन इज नोन एज यूनिटेग्मिक। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि दो इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है, तो ये तो एक जनरल डायग्राम है आपको समझाने के लिए कि स्ट्रक्चर कौन सा चीज कहाँ पर होती है। बट जनरली गैमोपेटलस फ्लावर्स जो होते हैं उनमें एक ही इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होती है, इसलिए ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं यूनिटेग्मिक फ्लावर्स। अदर केस पॉलीपेटलस, पॉलीपेटलस का मतलब ऐसे फ्लावर्स जिनमें पेटल्स अलग अलग होती हैं। तो ऐसे फ्लावर्स में दो इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं बाईटेग्मिक। तो गैमोपेटलस फ्लावर्स में एक ही इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होता है नोन एज यूनिटेग्मिक, और पॉलीपेटलस फ्लावर्स में या पॉलीपेटलस के साथ साथ एक और कंडीशन है मोनोकॉट्स में भी, मोनोकॉट्स में भी एक ही दो इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होते हैं एंड द कंडीशन इज नोन एज बाईटेग्मिक। अच्छा, कुछ फ्लावर्स ऐसे भी हैं जिनमें कि दो के अलावा तीसरा इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया कि एक इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है तो यूनिटेग्मिक, अगर दो इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है तो बाईटेग्मिक। कुछ फ्लावर्स ऐसे भी हैं जिसमें कि तीन इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो थर्ड इंटेग्यूमेंट है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्यूनिकुलस, ये जो तीसरा इंटेग्यूमेंट है इट इज डिराइव फ्रॉम द फ्यूनिकुलस। इसके एग्जाम्पल हैं, पहला एग्जाम्पल है इसका लीची, इसमें भी तीन इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होते हैं। एक और एग्जाम्पल है एस्फोडेलस, इसमें भी तीन इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होते हैं। और ये जो थर्ड इंटेग्यूमेंट है फ्रॉम वेयर इट इज डिराइव, ये टर्म याद रखिएगा, थर्ड इंटेग्यूमेंट जो है वो फ्यूनिकुलस से डिराइव होता है। लीची में जो थर्ड इंटेग्यूमेंट है इसको बोलते हैं एरील। द थर्ड इंटेग्यूमेंट इन लीची इज नोन एज एरील, वेयर एज इन एस्फोडेलस द थर्ड इंटेग्यूमेंट इज नोन एज आर्म। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि थर्ड इंटेग्यूमेंट किस में पाया जाता है, लीची में और एस्फोडेलस में, और थर्ड इंटेग्यूमेंट लीची में इसको एरील कहते हैं और एस्फोडेलस में दिस थर्ड इंटेग्यूमेंट इज नोन एज आर्म। नाउ देयर आर सम फ्लावर्स इन विच इंटेग्यूमेंट इज कंप्लीटली एब्सेंट, इंटेग्यूमेंट उनमें होता ही नहीं है, तो ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं एटेग्मिक। एटेग्मिक का मतलब होता है इंटेग्यूमेंट इज कंप्लीटली एब्सेंट, कोई भी इंटेग्यूमेंट इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। इनके एग्जांपल हैं पार्शियल स्टेम पैरासिटिक प्लांट्स जो होते हैं, जो पार्शियल स्टेम पैरासाइट्स होते हैं उनमें एक भी इंटेग्यूमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल्स याद रखिएगा, लोरैंथस और सेंटलम। तो ये लोरैंथस और सेंटलम ये दो प्लांट्स ऐसे हैं जो कि पार्शियल स्टेम पैरासाइट्स हैं और इनमें इंटेग्यूमेंट इज कंप्लीटली एब्सेंट, दैट इज एटेग्मिक। तो अब तक इंटेग्यूमेंट्स के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि अगर एक इंटेग्यूमेंट है गैमोपेटलस कंडीशन में तो द फ्लावर इज नोन एज यूनिटेग्मिक, अगर एक से ज्यादा यानी दो इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है तो दैट इज बाईटेग्मिक। बाईटेग्मिक कंडीशन जनरली पॉलीपेटलस कंडीशन, पॉलीपेटलस फ्लावर्स में या फिर मोनोकॉट्स में पाई जाती है। फिर ये एटेग्मिक यानी कि इंटेग्यूमेंट कंप्लीटली एब्सेंट है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट्स लाइक लोरैंथस एंड सेंटलम में पाया जाता है। और कभी कभी एक थर्ड इंटेग्यूमेंट भी प्रेजेंट होता है, मैंने आपको अभी एग्जांपल ही बताया था लीची का,
जिसमें कि थर्ड इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है, एंड दिस थर्ड इंटेग्यूमेंट इन केस ऑफ लीची इज नोन एज अरील, एंड दिस थर्ड इंटेग्यूमेंट इन केस ऑफ एस्फोडेलस इज नोन एज आम। अब यहां पर आप देखिए जो आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट है ये नीचे तक आए हैं, लेकिन ये दोनों साइड के इंटेग्यूमेंट आपस में ज्वाइन नहीं किए हैं, बीच में एक रास्ता है, एक ओपनिंग है, एंड दिस ओपनिंग इज नोन एज द माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल इज एक्चुअली द ओपनिंग वेयर इंटेग्यूमेंट इज एब्सेंट, यहाँ पे इंटेग्यूमेंट नहीं प्रेजेंट होता है। और इस माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या होता है, माइक्रोपाइल के ही रास्ते से पॉलन ट्यूब एंटर करता है इनसाइड द एम्ब्रियो सैक फॉर फर्टिलाइजेशन। तो अगर ये माइक्रोपाइल नहीं होगा तो पॉलन ट्यूब जनरली एंटर नहीं कर पाएगा इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। द पार्ट ऑफ ओव्यूल ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल ये देखिए यहाँ पर माइक्रोपाइल है, एंड दिस इज द पार्ट ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल। तो द पार्ट ऑफ ओव्यूल opposite to micropyle is known as the chalaza. Now inside this ovule embryo sac present होता है। ये जो आपको मैंने रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये जो रेड कलर से पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है ये है एम्ब्रियो सैक, और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल्स आर प्रेजेंट। अभी हम देखते हैं कि जो 7 सेल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द एम्ब्रियो सैक ये कौन कौन से हैं। तो आप देखिए यहाँ पे चैलेजल एंड की तरफ 3 सेल्स प्रेजेंट हैं, and these 3 cells are known as antipodal cells। माइक्रोपाइलर एंड पे आप देखिए यहाँ भी 3 सेल्स प्रेजेंट हैं, जिसमें जो सेंट्रल सेल है, जो बीच वाला सेल है, थोड़ा सा बड़ा दिखाई पड़ रहा है, ये जो सेल है ये है एग सेल, यही है फीमेल गैमीट जो कि फ्यूज करेगा मेल गैमीट से टू फॉर्म द जाइगोट। और इस एग सेल के दोनों साइड में सिनर्जिड्स आर प्रेजेंट। तो 3 सेल नीचे हो गए और 3 सेल ऊपर हो गए, तो 6 सेल्स ये हो गए। सेंटर में एक सेल प्रेजेंट है नोन एज पोलर न्यूक्लियाई। इस पोलर न्यूक्लियाई की खास बात यह है कि इसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जबकि आप जनरली देखिए एंटीपोडल सेल में एक ही न्यूक्लियस है, एक सेल में सिनर्जिड्स में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक्स सेल में भी एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यही पोलर न्यूक्लियाई एक्सेप्शन है जिसमें कि एक से ज्यादा यानी कि 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। नाउ द फंक्शन ऑफ दिस पोलर न्यूक्लियाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि जब पॉलन ट्यूब एंटर करता है माइक्रोपाइल से तो इट कंटेन्स 2 मेल गैमीट। पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट होते हैं, तो एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा इस एग सेल से तो बनाएगा जाइगोट, और दूसरा जो मेल गैमीट है वो फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई से टू फॉर्म द एंडोस्पर्म। इसीलिए हम प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म्स में फर्टिलाइजेशन को कहते हैं कि इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है, एक बार मेल गैमीट फ्यूज कर रहा है एग सेल से और दूसरी बार मेल गैमीट फ्यूज कर रहा है पोलर न्यूक्लियाई से टू फॉर्म द एंडोस्पर्म। ठीक है, तो इसलिए उसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो पोलर न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज करेगा मेल गैमीट से टू फॉर्म द एंडोस्पर्म, एंड दिस एंडोस्पर्म हेल्प्स इन द नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सो अप टू नाउ वी हैड डिस्कस्ड द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, के ओव्यूल्स कितनी तरह के होते हैं। यहाँ पर जो ओव्यूल मैंने बनाया हुआ है जिसमें कि माइक्रोपाइल नीचे की तरफ है और चैलेजा ऊपर की तरफ है, सीधे सीधे बोले तो माइक्रोपाइल और चैलेजा अपोजिट एंड पर हैं, ऐसो ओव्यूल को बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। नाउ हियर डिस्कस अबाउट द वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। द फर्स्ट वन ऑर्थ्रोटॉपस। इसमें आप देखिए द माइक्रोपाइल, द चैलेजा एंड द फ्यूनिकल दे आर इन स्ट्रेट लाइन। तो जब माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकल एक ही लाइन में होते हैं यानी कि ओव्यूल सीधा होता है तो इसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। यहां पर आप देखिए एनाट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल और चैलेजा अपोजिट एंड पर थे, यहां पर क्या है कि एक लाइन में प्रेजेंट है। ठीक है, एक ही लाइन में प्रेजेंट है, एक लाइन में तो यहां पर माइक्रोपाइल और चैलेजा भी है, सेम लाइन में प्रेजेंट है, लेकिन फ्यूनिकुलस जो है वो थोड़ा सा साइड में है। क्लियर, बट यहां पर फ्यूनिकुलस, चैलेजा एंड माइक्रोपाइल दे आर इन द सेम लाइन। नेक्स्ट टाइप इज हेमीट्रोपस ओव्यूल। हेमीट्रोपस ओव्यूल में आप देखिए कि जो माइक्रोपाइल और चैलेजा है, माइक्रोपाइल चैलेजा तो सेम लाइन में ही है, लेकिन माइक्रोपाइल और फ्यूनिकुलस ये 90 डिग्री का एक्सिस बना रहे हैं। तो जब 90 डिग्री का एक्सिस बनाते हैं उसको बोलते हैं हेमीट्रोपस ओव्यूल, कि फ्यूनिकुलस के 90 डिग्री पर जो है वो माइक्रोपाइल प्रेजेंट है। ऑर्थोट्रोपस को ही अगर हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें 90 डिग्री की तरफ, ये जैसे सीधा है तो इसी को अगर हम ट्विस्ट कर दें इस तरफ तो ये बन जाता है हेमीट्रोपस ओव्यूल। हेमीट्रोपस ओव्यूल जब थोड़ा सा और कर्व होता है, देखिए ऑर्थोट्रोपस तो बिल्कुल सीधा था, ये 90 डिग्री पे कर्व हुआ तो बना हेमीट्रोपस।
हेमीट्रोपस जब थोड़ा सा और कर्व हो जाता है, जिसमें माइक्रोपाइल और थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है, जिसमें कि हम ये कहें कि माइक्रोपाइल और फ्यूनिकुलस और ये चैलेजा ये तीनों लगभग पास पास आ जाते हैं, तो ऐसे ओव्यूल को कहते हैं हम कैम्फाइलोट्रोपस। नेक्स्ट टाइप इज एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस और कैम्फाइलोट्रोपस लगभग सेम ही होते हैं देखने में, लेकिन यहां पर जो कर्वेचर है ओव्यूल का, यहां पर जो ओव्यूल कर्व हुआ है ये इस तरह से कर्व हुआ है कि इसके कर्व होने की वजह से ये जो एम्ब्रियो सैक है इसके ऊपर भी असर पड़ गया है, और एम्ब्रियो सैक भी थोड़ा सा आप देखिए कर्व हो गया है। यहाँ पे आप एम्ब्रियो सैक देखिए बिल्कुल सीधा दिख रहा है, यहाँ पर ओव्यूल के कर्वेचर की वजह से एम्ब्रियो सैक भी थोड़ा सा कर्व हो गया है, हॉर्स शू शेप बन गया है, तो इसको हम बोलते हैं एम्फीट्रोपस। और जब ये एकदम कर्व हो जाएगा, बिल्कुल सीधा नीचे आ जाएगा, तो वही बनाता है एनाट्रोपस ओव्यूल, जो कि सीधा कर्व होके बिल्कुल नीचे आ गया है। यहाँ पर आप देखिए ये कर्व हो रहा है धीरे धीरे, अभी तो सीधा है, फिर थोड़ा सा कर्व हुआ, इस तरफ गया 90 डिग्री पे, फिर थोड़ा सा और कर्व हुआ कैम्फाइलोट्रोपस में, एम्फीट्रोपस में थोड़ा सा और कर्व हुआ, और एनाट्रोपस ओव्यूल में ये पूरी तरह से कर्व होके बिल्कुल नीचे आ गया है। द लास्ट टाइप इज सिरसिनोट्रोपस। सिरसिनोट्रोपस में आप देखिए ये जो कर्व हो रहा है धीरे धीरे, ये कर्व होके वापस सीधे ऊपर चला गया है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये फ्यूनिकुलस जो है, ये जो फ्यूनिकुलस है ये काफी लंबा दिख रहा है। ये फ्यूनिकुलस देखिए अब यहां से चल रहा है, ये पूरा फ्यूनिकुलस यहां तक फ्यूनिकुलस आया है, तो सिरसिनोट्रोपस में फ्यूनिकुलस काफी ज्यादा लंबा हो जाता है और ओव्यूल पूरा कर्व होके 360 डिग्री पर फिर से सीधा हो जाता है ऑर्थोट्रोपस की तरह। ठीक है, जैसे ऑर्थोट्रोपस में आप देखिए माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकुलस एक लाइन में, वैसे यहाँ पर भी फ्यूनिकुलस, चैलेजा और माइक्रोपाइल है तो एक ही लाइन में, लेकिन ये पूरा घूम के एक 360 डिग्री का कर्व लेकर सीधे ऊपर आया है, तो ऐसे ओव्यूल को हम बोलते हैं सिरसिनोट्रोपस। So up to now we have studied the general structure of ovule, in which 3 antipodal cells were present, 1 polar nuclei with 2 nucleus were present, 1 egg cell was present and 2 synergids were present. तो अब हम पढ़ेंगे कि ये ओव्यूल के अंदर ये जो 7 सेल हैं, 3 ये और एक ये, तो ये जो 7 सेल्स हैं ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके अंदर जो 7 सेल्ड स्टेज है ये कैसे बनती है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी मेगास्पोर का फॉर्मेशन, और उसके बाद मेगा गैमीटोजेनेसिस यानी मेगा गैमीट यानी फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन। मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगा मतलब फीमेल, स्पोरोजेनेसिस का मतलब स्पोर का फॉर्मेशन, स्पोरो मतलब स्पोर एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। लाइकवाइज मेगा अगेन फीमेल, गैमीटो यानी गैमीट एंड जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, तो मेगा गैमीट का फॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं। ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर एक सेल होता है, डिप्लॉइड होता है, जिसको ये कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। ये आपको जो एक सेल दिख रहा है ये है मेगास्पोर मदर सेल। अब इसके अंदर होगी मियोसिस। मियोसिस में आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि एक सेल से 4 सेल बनते हैं, 2 स्टेप में होता है मियोसिस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हो रहा है मियोसिस, जिसमें कि मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड है ये मियोसिस करेगा। पहले फर्स्ट मियोसिस होगा जिसमें 2 सेल बनेंगे, मेगास्पोर डायड इसको बोलते हैं। दीज 2 सेल्स आर नोन एज मेगास्पोर डायड। और फिर इसमें सेकेंड मियोसिस होगा जिसमें कि 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे, जिसको कहा जाता है मेगास्पोर टेट्राइड। सिंस यहाँ पे मियोसिस हो रही थी तो मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मेगास्पोर टेट्राइड विद 4 हैप्लॉइड सेल्स। ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं, इसीलिए हमने इसको हेडिंग बोली है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये जो 3 डायग्राम है जिसमें कि मियोसिस हो रही है इसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि मेगास्पोर का फॉर्मेशन होना। तो मेगास्पोर जो है वो 4 बनते हैं, इसीलिए उसको टेट्राइड कहते हैं, और ये हैप्लॉइड होते हैं। नाउ वी विल स्टडी कि ये जो मेगास्पोर हैं इनसे मेगा गैमीट कैसे बनेगा। तो अब हम पढ़ेंगे मेगा गैमीटोजेनेसिस यानी कि फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन। तो ये जो मेगास्पोर टेट्राइड है जिसमें कि 4 हैप्लॉइड सेल्स बने थे, इसमें से 3 सेल्स डीजेनरेट कर जाएंगे, 3 सेल्स विल डीजेनरेट एंड ओनली 1 सेल विल बी लेफ्ट आउट। अब जो ये एक मेगास्पोर यहाँ पर बचा है, 3 तो ये डीजेनरेट कर जाते हैं, एक मेगास्पोर जो बचता है अब उसमें होगी माइटोसिस। ये ऊपर वाला जो पूरा डायग्राम था, 3 डायग्राम थे, इसमें मियोसिस हो रही है, और नीचे वाले जितने हैं उन सब में माइटोसिस हो रही है। ठीक है, तो एक जो मेगास्पोर बना है,
अब उसमें हम देखेंगे कि इस एक मेगा स्पोर से फीमेल गैमीट कैसे बनता है, यानी नाउ वी आर मूविंग ऑन टू मेगा गैमीटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। तो जो एक मेगा स्पोर बचा हुआ था उसमें अब माइटोसिस होगी। माइटोसिस में एक मेगा स्पोर से 2 बनेंगे, 2 सेल्स बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, अगेन माइटोसिस, तो एक माइटोसिस होगा तो 2 सेल बनेंगे, दूसरा माइटोसिस होगा तो 4 बनेंगे, और तीसरा माइटोसिस होगा तो 8 सेल बन जाएंगे। आपको 8 सेल दिख रहे हैं। तो एक मेगा स्पोर एक बचा हुआ था, एक मेगा स्पोर में, फिर से सुनिए, एक मेगा स्पोर में पहली माइटोसिस होगी तो 2 सेल बनेंगे, सेकेंड माइटोसिस में 4 सेल बनेंगे, और थर्ड माइटोसिस में 8 सेल बनेंगे। तो 8 सेल्स विल बी फॉर्म। नाउ दीज 8 सेल्स विल बी रीअरेंज इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। ये जो 8 सेल यहां पर बने हैं, इसमें से 3 सेल चैलेजल एंड की तरफ चले जाएंगे, ये है चैलेजल एंड, 3 सेल चैलेजल एंड की तरफ चले जाएंगे और वो कहलाएंगे एंटीपोडल सेल। 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ चले जाएंगे और ये कहलाएंगे एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स। क्लियर? और 2 सेल बीच में आ जाएंगे और ये आगे चल के बनाएंगे पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर? नाउ चैलेजल एंड पे मैंने बताया कि 3 सेल आ जाएंगे तो इनको कहा जाएगा एंटीपोडल सेल। माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल आ जाएंगे जिसमें एक बनेगा एग सेल और 2 बनाएंगे सिनर्जिड। यहां पर बीच में जो 2 पोलर न्यूक्लियाई बचे हुए हैं, ये सेल्स आपस में फ्यूज करेंगे, लेकिन इनका सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा। ध्यान दीजिएगा यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि इन पोलर न्यूक्लियाई का सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, न्यूक्लियस नहीं फ्यूज होगा, इसलिए ये 2n होंगे। क्लियर? ये 2n है, इनमें सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है, न्यूक्लियस नहीं फ्यूज हुआ है। तो ओवरऑल यहां पर सेल्स अगर देखे जाएं तो 3 सेल यहां पर हैं, 3 सेल यहां पर हैं और 1 सेल यहां पर है। ठीक, क्योंकि यहां पे 2 सेल थे, फ्यूज होकर इन्होंने 1 सेल बनाया है। तो 3 सेल यहां पर हैं, यानी कि चैलेजल एंड पर, 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड पर हैं और 1 सेल बीच में पोलर न्यूक्लियाई जिसमें कि 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ओवरऑल दिस एंटायर स्टेज इज नोन एज 7 सेल्ड स्टेज, 7 सेल वाली स्टेज। बट अगर न्यूक्लियस देखे जाए इसमें तो न्यूक्लियस इनमें है 8, 3 न्यूक्लियस ओवर हियर, 3 न्यूक्लियस ओवर हियर एंड 2 न्यूक्लियाई ओवर हियर। तो ओवरऑल यहां पर 8 न्यूक्लियस है। तो ओवरऑल इस पूरे एम्ब्रियो सैक को हम कहते हैं 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। So now the mega gametogenesis is over. Mega gamete that is egg cell, जो मेगा गैमीट है वो बन चुका है, तो मेगा गैमीटोजेनेसिस हो गई। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था ये जो पूरा प्रोसेस है ये है मेगा स्पोरोजेनेसिस, जिसमें कि मियोसिस हो रही है, और ये जो नीचे वाली पूरी स्टेजेस आपको दिख रही हैं ये है मेगा गैमीटोजेनेसिस, जिसमें कि फाइनली फंक्शनल मेगा गैमीट एग सेल बन के तैयार हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि मेगा गैमीट यहां पर बन चुका है, माइक्रो गैमीट यानी कि मेल गैमीट मैं आपको पहले ही लेक्चर में बता चुका हूं कि वहां पर एंथर्स के अंदर मेल गैमीट बने थे। तो अब नेक्स्ट फिटिंग हमारी होगी कि ये जो मेल गैमीट है ये किस तरह से ट्रांसफर होंगे और अप टू फीमेल गैमीट पहुंचेंगे। सो आवर नेक्स्ट फिटिंग विल बी पॉलिनेशन एंड वेरियस एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।